अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 79 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। ये हम पढ़ चुके। अगर शेयर इशू मार्केट प्राइस पे हो, इसको 23 पे करा दो भाई, और इसको भी चलवा के सबको बराबर कर दो ना, किसी एक बच्चे को सजा ना दिया करो। एडा प्रेशर कुकर है, बंद करो जी। सुने, अगर शेयर्स इशू हो मार्केट प्राइस पे तो वो इशुएंस ऑफ कैपिटल वाली एंट्री आपको पता है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और जब पैसे बिजनेस में आ रहे हैं तो अर्निंग में भी आप बूस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। रीस्टेट नहीं करते हम कंपैरेटिव को अगर मार्केट प्राइस पर इशू हो तो। फिर हमने अगली बात पढ़ी थी कि अगर बोनस इशू है, स्प्लिट है, कंसोलिडेशन है, तो बोनस इशू की एंट्री तो है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट विद फेस वैल्यू। स्प्लिट और कंसोलिडेशन की कोई एंट्री भी नहीं होती, बस शेयर्स के जोड़ तोड़ होती है। ठीक है, तो बहरहाल इन तीनों के केस में कोई अर्निंग्स का बूस्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता। इसलिए अगर ये हो जाए कभी बोनस, स्प्लिट या कंसोलिडेशन, तो हम अज्यूम करते हैं हमेशा से था और हम रीस्टेट करते हैं कंपैरेटिव से। फिर हफ्ते वाले दिन हमने पढ़ा था राइट इशू। राइट इशू मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली मार्केट प्राइस से कुछ कम प्राइस पे हम इशू करते हैं, तो बहरहाल इसमें भी कुछ ना कुछ बोनस एलिमेंट होता है। तो अगर कुछ बोनस एलिमेंट है, एंट्री तो ये होती है, जाहिर है 75 रुपए मार्केट में प्राइस थी शेयर की, फेस वैल्यू 10 है, और आपने वो अपने शेयर होल्डर्स को 65 का भी दे दिया, तो बहरहाल शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम तो क्रेडिट हो ही जाएंगे, लेकिन कुछ बोनस एलिमेंट तो फिर भी आ गया। ठीक है, तो एनीवेज राइट इशू में एंट्री तो होती है कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, लेकिन इसमें कुछ अर्निंग का बूस्ट एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन कुछ बोनस एलिमेंट भी होता है। इसलिए अगर राइट इशू होगा तब भी हम कंपैरेटिव्स को क्या करेंगे, रीस्टेट। ठीक है जी, तो ये पिक्चर आप ले लीजिएगा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ले, उसके बाद एक लॉजिक उधार थी, 10 मिनट आज उस पर लग गए। डायल्यूटेड ईपीएस शुरू कर दी है, लेकिन डायल्यूटेड ईपीएस में पिछली दफ़ा तक दो दफ़ा तक ऐसे ही किया कि एक ही लेक्चर में पढ़ाई, पर बच्चों को ना वो फिर 1-2 दिन संभलने में लगे, तो इस बार मैंने वो 2 दिन पे ही कर दिया कि जो संभलने का टाइम है मेरे सामने ही संभल लें। मैंने कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें आज समझा दी डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर। डायल्यूटेड ईपीएस होती क्या है, फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टीएफसीज, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, अलग अलग इसको देख लिया हमने। कल इंशाल्लाह एक सवाल के अंदर इनको इकट्ठा कर देंगे और डायल्यूटेड ईपीएस भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओ साकिब को बुलाएं, एक होमवर्क में सवाल देना कम रह गया। अच्छा जी, साकिब को बुला लें। अच्छा जी, अब राइट इशू हमने क्वेश्चन नंबर गालिबन 18 में किया था। मैंने वो एक जैसे 2 सवाल बनाए थे। ये मैंने बच्चों को ना लॉजिक दी है, ज़रा ये मैं लॉजिक आप लोगों की मिटा दूं, फिर आपको भी दे लूं। फिर उसके बाद उन बच्चों ने यही कहा था कि रहने दो सर। ठीक है, अच्छा जी, इधर देखें, ये हमारा वो सवाल है जो सवाल मैंने चेंज किया था, क्योंकि ये चेंज सवाल इधर लिखा हो इसलिए पहले मैं इसी के ऊपर लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ। भाई वो ना टेक्स्ट की क्लास में अनाउंस करवाना है बच्चों को कि जो IAS 8 में आखिरी पास पेपर नहीं छोड़ा हुआ था, पास पेपर 5, ये भी आफ्टर EPS जो था, इसको भी ना आज होमवर्क में करके आना है। तो ये बच्चों को लाजमी बता देना है, बल्कि बच्चों को मैसेज करा दो। 2-3 बच्चे कहते हैं हम टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो मैसेज हो सकता है। ठीक है, बहरहाल ये होमवर्क है, बच्चों को बता भी दो। ठीक है, चलो जो 2-3 रह जाएंगे कोई नहीं, उनको कल होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, लेकिन टेस्ट की क्लास में ये कह देना। अच्छा जी, वापस आए, पता लग गया? हाँ, होमवर्क है जी। अच्छा जी, सुने, हमने राइट इशू ये पढ़ा था जी कि EPS निकालेंगे। स्टेप 1 में बेस EPS निकालेंगे 15 की, फिर स्टेप 2 में 16 की EPS निकालेंगे और 15 को रीस्टेट करेंगे। राइट इशू सिखाया था, जिसके अंदर ये वर्किंग सिखाई थी, बिफोर न्यू आफ्टर लिखो, और फिर पहले वाले शेयर्स को मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, और इशू प्राइस को नए शेयर्स के साथ लिखो, और ये जो एक थ्योरेटिकल सी हमने प्राइस निकाली थी टोटल को टोटल से डिवाइड करके, यानी कि ये टोटल अमाउंट को टोटल शेयर से डिवाइड करके निकाला था। ऐसे ही था। फिर मैंने कहा था भाई पर्चा पास करने के लिए जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे नीचे काम चला लो, लॉजिक दूंगा। वो फिर कितने बच्चों ने पास, मैंने जो टर्म टेस्ट की डिस्कशन वाले 2 सवाल किए थे एक्स्ट्रा क्लास, उन्होंने यूट्यूब पे ले ली क्लास, यूट्यूब पे। बस इसीलिए मैं कहता हूँ फिजिकली क्लास ले लें आके। सुपर पाइप्स वाला सवाल और गाजी लिमिटेड जो असल में तो इस पिछले अटैम्प्ट का वो सवाल था, मतलब रिसेंट अटैम्प्ट का, ग्नू कैश के नाम से, तो ये सवाल 2 मैंने डिस्कस किए थे। तो बहरहाल अब मैं तो अल्लाह को जवाब दे लूँगा कि मेरे ज़िम्मे जो था मैंने कर दिया, ऐसा तरीके से किया। मैं वो वैसे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता था, लेकिन आप जो घर के
घर वालों के, अम्मा अब्बा के पैसे, उनकी एफर्ट्स जो लगाई हुई है यहाँ पे, आपको जब उसका जवाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा तो उसे मसला पड़ जाएगा। मेरी तो जिम्मेदारी पूरी होगी, अब आपकी रहती है। तो ये देख लें, आप यूट्यूब पे लेक्चर पूरा संडे गुजार दिया, यूट्यूब पे लेक्चर सिर्फ बैठ के सुनना था, लेकिन वो सुनने की जहमत भी नहीं की आपने कि ठीक है बस अगर इतनी अहम चीज़ होती तो वो नॉर्मल क्लास में कराता है जी, शाम को बुला लिया कुछ बच्चों को और पढ़ा रहा है, किस वजह से कि ये अहम है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। बात असल में ये है कि वो टर्म टेस्ट की डिस्कशन थी जो कई और मीन्स से हो सकती थी, जो मुझे सबसे बेहतर मीडियम लगा, मैंने उस पर वो डिस्कशन की। बच्चे पहले कम आए और फिर जो बच्चे नहीं आए उन्होंने घर पर भी उसको लेने की जहमत नहीं की, कोई मसला नहीं है, खैर अगली बार तो है ही, ठीक है। अच्छा जी, राइट इशू, ये राइट इशू का तरीका, ये राइट इशू का तरीका इस तरीके से हमने ये सवाल भी किया, फिर मैंने ये सवाल भी कराया, फिर मैंने पास पेपर का एक सवाल भी कर दिया, फिर आपको होमवर्क के अंदर काफ़ी सारे सवाल, 8-10 सवाल थे, कितने थे हैं तो नहीं कम थे, 9 सवाल थे, वो सवाल आपने किए, सब सवाल हो गए। इसका मतलब इस तरीके से सवाल हो जाता है। साथ ही हो जाओ यार, साथ ही हो जाओ। इसका मतलब ये सवाल राइट इशू वाला इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब लॉजिक देता हूं, हमने ये 50 डिवाइड बाय 48 किया है, तो ये बेसिकली ये फ्रैक्शन बना है ना, यानी कि 1.04 को आपने मल्टीप्लाई किया है ना, ठीक है। अब ये एक शॉर्टकट से हमने ये काम चलाया था, अब मैं लॉन्ग कट से यही काम चलवाता हूं, ठीक है जी। सबसे पहली बात, आपने जो शेयर्स इशू किए हैं वो कितनी प्राइस पर किए हैं बच्चों? ये आपको अगर सवाल दिखा दें, वैसे सवाल से एक बार देख लो, क्योंकि दूसरे सवाल में ये नजर नहीं आना तो फिर ये ना कहना। देखो सवाल में लिखा हुआ है 10,000 ओपनिंग शेयर्स थे, 10,000 ओपनिंग शेयर्स ये पड़े हुए हैं। सवाल में यहाँ पढ़ा होता है ना सवाल, क्योंकि अगला सोल्यूशन भी है ना, वहां से लॉजिक देनी है, फिर आपको क्या वो सवाल मिटाओ, मैंने मिटाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि असली सवाल तो आपकी किताबों में है और ये नकली सवाल मेरी किताब के अंदर है, ठीक है ना। तो दोनों सवाल हमारे पास होने तो चाहिए। ओके, तो 10,000 ओपनिंग शेयर्स हैं। उसके बाद अगली चीज, इशू प्राइस 40 रुपए और मार्केट प्राइस 50 रुपए, ये दोनों भी गिवन है। न्यू के साथ इशू प्राइस लिखी हुई है और बिफोर वालों के साथ मार्केट प्राइस लिखी हुई है। उसके बाद 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, चलो ये तो नजर यहीं से ही आ जाता है, बहरहाल इसकी हमें इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब जरा लॉजिकली इस बात को समझे। कितने नए शेयर्स इशू हुए? वर्किंग में मिलेंगे, ये सवाल से नहीं मिलेगा। कितने नए शेयर्स इशू हुए? राइट इशू में कितने नए शेयर्स इशू हुए? ये कितने नए शेयर्स इशू हुए? 2500। अच्छा जी, 2500 शेयर्स इशू किए हमने। अगर हम ये 2500 शेयर्स मार्केट प्राइस पर इशू करते तो कितने रुपए आते हैं? जल्दी कर लें। 1,25,000, 1,25,000। लेकिन हमने ये शेयर्स जो थे 2500 शेयर्स, ये 40 रुपए के हिसाब से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए, यानी 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब हमने 25,000 रुपए के शेयर्स मुफ्त बांटे। ये क्या है जी? ये बोनस एलिमेंट है ना, निकाल लिया हमने। मसला तो बोनस एलिमेंट से है ना। देखो जिन शेयर्स के अगेंस्ट पैसे आ गए, जो पैसे आ गए हैं वो तो अर्निंग में बूस्ट डालेंगे ना। तो फिर ये 25,000 क्या है? ये हमने 25,000 के शेयर्स मुफ्त बांटे। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं 25,000 शेयर्स की आज मार्केट वैल्यू निकालूं, ₹50 का एक शेयर है ना, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने मुफ्त बांटे हैं जरा बताओ? 500। 12,000 वाला पता नहीं कहां से आया। 500 शेयर्स जी, 500 शेयर्स मुफ्त बांटे हैं। 25,000 रुपए के शेयर्स कह लो या 500 शेयर्स कह लो, मार्केट प्राइस ही लूज किया ना हमने। बोलो 25,000 रुपए हमने लूज किया, मतलब अगर मार्केट प्राइस पर इशू करें तो ये कितने शेयर्स बनते हैं, तो मार्केट प्राइस डिवाइड कर दिया। ठीक है, लॉजिक है, लंबी चौड़ी लॉजिक जी। तो 500 शेयर्स हमने मुफ्त बांटे, 500 शेयर्स हमने मुफ्त बांटे। मैं तो साथ लिख देता हूं, मुफ्त बांटे। ओके, बांटे जी। अब मुझे बताओ, इसका मतलब तो ये ना हो गया कि 10,000 ओपनिंग वाले और 2500 में से 2,000 नए वाले, ये सब के सब पैसों वाले हैं। 10,000 शेयर्स कितने गए? ये 10,000 शेयर जो पहले से पड़े थे, और इन 2500 में से भी 2,000 शेयर्स ये हमारे पैसों वाले शेयर्स हैं। तो बोनस एलिमेंट तो ये नहीं है ना। अब हम क्या चाह रहे हैं? बिफोर बोनस और आफ्टर बोनस, यही अलग करते थे ना, बिफोर न्यू आफ्टर, ये होता था ना। बिफोर फिर न्यू बोनस वाले शेयर्स और फिर आफ्टर बोनस, ये होता था ना। अब मुझे बताओ, बिफोर बोनस कितने शेयर्स हैं? 10,000 तो थे ही, और 2,000 भी तो
पैसों वाले ही हैं, 2500 में से 500 का मसला है ना, तो ये कितना बन गया 12,000। ये बिफोर बोनस है, ये बिफोर बोनस है। फिर बोनस कितने हैं 500, फिर आफ्टर बोनस बैलेंसिंग कितना निकला 12,500। अब जरा आप डिवाइड करिए 12,000 बिफोर, ये आफ्टर पे लेके आना है ना, ठीक है। तो 12,500 डिवाइडेड बाय 12,000, यही करते थे ना, बिफोर से डिवाइड करो, आफ्टर पे ले जाओ, बिफोर से आफ्टर, यही करते थे ना। तो बताओ बिफोर से आफ्टर का आंसर क्या आ रहा है 1.04। अब आपके पास ऑप्शन है आप 50/48 यूज करें, या आपके पास ऑप्शन है ये सारा काम करके 12,500 और 12 यूज करें। लॉजिक समझ तो आती है, तो नहीं आई तो घर पे जाके 2-3 बार समझोगे समझ आ जाए, वरना मैं तो ये कहता होता हूं बच्चों को जरूरत भी नहीं है। इसको लिख लो अपनी किताब पे, कभी जिंदगी में पढ़ाना पड़े जितना मुझे पढ़ाना पड़ गया, ठीक है, तो उस वक्त आपको पता हो लॉजिक बच्चों को बताने के लिए। लेकिन पर्चा पास कर, मैंने कभी ये लॉजिक नहीं सोची, मैं पर्चे के अंदर अभी भी मैं सवाल करूं तो मैं ऐसे ही करता हूं, अभी भी सवाल करूं तो ऐसे ही करता हूं। जरूरत क्या है, लॉजिक होनी चाहिए। बात समझिए, फिर समझिए, हमने ये काम किया है, देखो ना 1.04 ने यहां मल्टीप्लाई होना है ना, 1.04 मल्टीप्लाई करना है ना। अब एक ये है कि ये वर्किंग की है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, काम हो गया। और एक तरीका ये है कि आप बिफोर न्यू आफ्टर तक पहुंचे, ये सब करके बिफोर न्यू आफ्टर निकाले। अब पुराना काम ही है, ठीक है। बिफोर से डिवाइड, याद है पहली और तीसरी रो, ये बिफोर राइट इश्यू के अंदर पड़े हुए बोनस की बात हो रही है, तो मैं बोनस बोल दूं, हम कह रहे हैं ये बिफोर राइट इश्यू है। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि ये बिफोर बोनस एलिमेंट ऑफ राइट इश्यू है, मैं इसको आफ्टर बोनस एलिमेंट ऑफ राइट इश्यू करना चाहता हूं, तो यही तो निकाला है। ये किधर गया, ये बिफोर बोनस एलिमेंट ऑफ राइट इश्यू है, और ये आफ्टर बोनस एलिमेंट ऑफ, तो हम बिफोर से आफ्टर जाते हैं तो बिफोर से डिवाइड करते हैं और आफ्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोलो तो यही काम ही करोगे आप, तो सही है। चलो, तो ये उलट लिखा हुआ है, उलट क्यों लिखा हुआ है कि वो मैंने तो ये आंसर निकाला है ना, ठीक है, वो लिखा तो इसी तरह से होता है ना, डिवाइडेड बाय, और यूं नहीं लिखा होता अल्लाह के बंदो 12,000 12,500, ठीक है ना। तो बिफोर से डिवाइड करके आपको मैंने वो उधर इस तरह से लिख दिया, माफी दे दो, ठहर जाओ, नहीं, हुन नहीं 50 डिवाइडेड बाय 48 था, और हमने क्या कहा कि जी नहीं, हम इसको डिवाइड करेंगे बिफोर से 12,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 12,000। पिछली क्लास में तो डिसाइड कर लिया था कि नहीं जी रहने देने में सोचना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आंसर सेम है, ठीक है ना। तो ये फिगर्स आती हैं ये सब करने के बाद, ठीक है। जबकि इसी का शॉर्टकट क्या है, जुड़ा होते जरा थल्ले हो थल्ले, बात समझे हो। अब एक बारी फिर ट्राई करते हैं। ओह, यहां पे तो आंसर लिखा, ये आप करेंगे जी हाँ। अब वो असली सवाल है, उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने, जल्दी कर लो। अच्छा मुझे है ना, प्लीज मान लो ना, बच्चे नहीं मेरे यार, समझ तो लो, मैंने इतनी मेहनत से समझाया है। कंफ्यूज क्यों करती है, देखो कंफ्यूज जब भी होने लगो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कंफ्यूज तो होने नहीं। चलो एक और ट्राई, मैंने तो करना ही है अब जी। देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये 10/7.75, 10/7.75। आंसर बताएं क्या आता है 1 पॉइंट, यानी कि इस सवाल में हमने इस कितने क्या इस 10,000 को आफ्टर राइट इश्यू बनाने के लिए 10/7.75 किया, या यूं कह लें 1.29 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही है ना। अब इस 1.29 से मल्टीप्लाई करना है हमने। अब जी शुरू हो जाओ जी। सबसे पहले तो कितने शेयर्स नए इशू हुए, 6,000 नए शेयर्स इशू हुए, और मार्केट प्राइस इस दिन थी 10 रुपए, सवाल में लिखा हुआ है, सवाल से देख लो यहां से देख लो, ठीक है। तो कितना 10 60,000, और हमने ये 6,000 शेयर्स कितने रुपए के इशू किए, 4 के, माशाल्लाह 24,000, ओह हो आखिर ही होगी तो 36,000 रुपए के शेयर्स मुफ्त बांटे। यहां पे पहुंच गया मैं, 36,000 रुपए के शेयर्स मुफ्त बांटे। तो कितने शेयर्स मुफ्त बांटे ये निकालना हो तो 36,000 को डिवाइड कर दो मार्केट प्राइस से, जो कि 10 रुपए है, यानी पहले मैंने 10 लिखने दो, यानी 3600 शेयर्स मुफ्त बांटे, 3600 शेयर्स मुफ्त बांटे। तो इसका मतलब अगली बात भी लिख लेते हैं, इसका मतलब अगली बात लिख, इसका मतलब अब जरा और क्लियर कर रहा हूं ना, इसका मतलब 2400 शेयर्स पैसों के बांटे। अब बोलो 2400 शेयर्स पैसों के बांटे, ये मैंने पिछली क्लास में लिखा था। ये 2400 शेयर्स कैसे निकले हैं जी, टोटल 6,000 शेयर्स इशू किए हैं ना,
6,000 में से अगर आपने 3600 मुफ्त बांटे हैं तो फिर बाकी 2400 शेयर्स पैसों के बांटे हैं ना, ठीक है। अब इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 ओपनिंग वाले और 2400 पैसों वाले, ये सब तो बिफोर बोनस हो गए ना, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखा 10,000 जमा पैसों के कितने बांटे, तो ये भी बोनस बगैर वाले हो गए ना, तो ये कितना हो गया जी 12,400। बोनस कितने दिए 3600, तो टोटल कितना हो गया आफ्टर जो बैलेंसिंग निकलता था 16,000 शेयर्स। ऐसा ही है। अब बिफोर बोनस पे लाना है, आफ्टर पे पड़ा है, तो डिवाइड करेंगे 12,400 से, 12,400 ही है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 से। यही होता है ना फ्रैक्शन, ऐसे लगा होता है फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ऐसे लगा होता है ना। अच्छा जी बोलो, वही आंसर आ गया कि नहीं? तो फिर क्या चाहोगे? ये सारा कुछ करने के बाद भी अल्टीमेटली आंसर तो वही आ रहा है। तो इसलिए कहा था कि राइट इश्यू में क्या करना, जब ये वर्किंग कर लेना तो जब फ्रैक्शन लगाना हो तो जो ये प्राइस से खेलो, यहां पे हम क्वांटिटी से खेलें। जब प्राइस की तरफ जाते हैं ना तो प्राइस रेसिप्रोकल हो जाती है, आपको पता है। प्राइस के अंदर जब हमने वो शॉर्टकट से रुपीस के ऊपर हमने ईपीएस को रीस्टेट किया था तो हमने फ्रैक्शंस को क्या किया था, रेसिप्रोकल कर लिया था, ठीक है ना। तो असल में इस वजह से आपको लग रहा था कि हम 7.75 डिवाइड बाय 10 करेंगे, डिवाइड करेंगे बिफोर से, मल्टीप्लाई करेंगे। आप दिल ये कर रहा था ना, क्योंकि सीखा यही हुआ था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आपने डिवाइड कर दिया आफ्टर से, मल्टीप्लाई, जो बिल्कुल उलट था, ठीक है ना। डिवाइड करते थे बिफोर से, यानी कि 10/7.75 दिल कर रहा था, सॉरी डिवाइड करते थे बिफोर से, मल्टीप्लाई करते थे आफ्टर से, यानी 7.75 और 10 का दिल कर रहा था ना, ठीक है। अब जब दिल कर रहा था तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आप जो ऊपर पढ़ा है ना सिर्फ राइट इश्यू में उसको ऊपर लिखो, जो नीचे पढ़ा नीचे लिख दो, ठीक है। अब आज प्रूव कर लिया कि अल्टीमेटली आंसर वही आया। यहां क्वांटिटीज में जब खेलेंगे तो आज इधर भी वही होगा। क्वांटिटी से खेलें तो क्या करना है, बिफोर से डिवाइड करना है, न्यू से आफ्टर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जैसे ही वो प्राइस की तरफ गए, वो प्राइसेस उठाई थी हमने, मार्केट प्राइस, इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, इशू प्राइस, प्राइसेस उठाई थी, क्वांटिटी तो नहीं उठाई थी। तो जब प्राइस उठाई थी तो हमारा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया था। लेकिन ये सारी बातों की एक ही बात, सारी बातों की एक ही बात, राइट इशू हो तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। गाली मुक गई। अब लॉजिक सामने हो, अब तस्वीर तो इतनी मेहनत से मैंने इतनी में लॉजिक वेरी लॉजिक जी, लॉजिक। चलो तस्वीर बना लो, खैर है मैं एडी मेहनत ना समझाया, ठीक है। अपने बच्चों को समझाना कभी, ठीक है, जब राइट इशू की ये साइंस समझानी हो कि हमेशा वो पहले देखो ना, 3 दिन एक काम चलता, 2 दिन एक काम चलता रहा, ठीक है। प्लीज 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 बेटा कि आफ्टर बिफोर से डिवाइड, अगर आपने बिफोर पे लाना है तो बिफोर से डिवाइड करो, आफ्टर से बिफोर से डिवाइड। अब वो एक दिन करके प्रैक्टिस करके सारे सवाल करके अगले दिन राइट इशू आया। अब दिल कर रहा था कि बिफोर से डिवाइड करें और आफ्टर से मल्टीप्लाई, लेकिन इसके उलट हो गया काम। तो अब वो एक्सेप्शन बस रूल के तौर पे याद रखना। ये इसलिए भी याद रहेगा अब कि अगर ये ना याद रहा ना तो ये है, ठीक है जी, लॉजिक। ये 8 चेंज, ये 8 ओरिजिनल। अच्छा जी, चलें जी, अब चलते हैं आज डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ। बेसिक ईपीएस तो मेरे वालों खत्म है, लेकिन आपने होमवर्क जो है ना, होमवर्क बेसिक का ही है, नहीं डाइल्यूटेड के भी थोड़ा सा है। उसमें 2 सवाल डाइल्यूटेड का जो मैंने काम सिखाया ना, सिर्फ उसी की प्रैक्टिस है। होमवर्क है आपका सबसे पहला तो पास पेपर 5, नाम क्या था उसका, चांद लिमिटेड आई थिंक, ठीक है। लेकिन ये पढ़ा है IS 8 के चैप्टर में, IS 8 पेज नंबर बताओगे, मैं बताऊं? सामने ओपन है यार, 1 मिनट लगेगा। पेज नंबर 409 वॉल्यूम 1, पेज क्या बोला अभी, पेज 409 वॉल्यूम 1, ओके। ये आपने करना है। उसके बाद जो दूसरा होमवर्क है वो है जनाबे वालियां और वाले, कितने गया, प्रैक्टिस सेट 19 से 28। सुन लें, इसमें ना आपने 28 से स्टार्ट करना है जितने आसानी से हो सके, ठीक है। और तीसरा होमवर्क आपका होगा क्वेश्चन, सुन लें, क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40। ये मैंने आज पढ़ाना है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और ऑप्शंस। वो मैंने क्लास में अच्छी प्रैक्टिस करानी है, 2 मिनट से ज़्यादा उन सवालों पे नहीं लगना, क्योंकि सारी क्लास तो अभी उस पर लग जानी है, छोटी सी बात समझाने में। लेकिन वो मैंने ना डाइल्यूटेड को भी 2 दिन पे फैला दिया ताकि आप आज जो पढ़ें उसको डाइजेस्ट कर लें, कल फिर उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। आज मैंने अलग अलग
बॉन्ड डिबेंचर वगैरह, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह और ऑप्शन वगैरह को अलग अलग डायलूटेड ईपीएस के लिए यूज़ करवाया है। कल हम इनको एक सवाल में इकट्ठा कर लेंगे। वो एक सवाल भी ये पड़ा हुआ है सामने, इतना दूर नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, तो क्वेश्चन 39 और क्वेश्चन 40 ये आपके पेज नंबर 532, जाहिर है वॉल्यूम 2 ही चल रहा है आपका, ईपीएस का टॉपिक है, ठीक है ना। ये सारे बाकी IAS 33 है, IAS 33 ईपीएस है, IAS 33, ओके। पेज नंबर 532 ये टोटल होमवर्क है जी। इसको पिक्चर ले लें इसकी, ताकि एंड पे टाइम नहीं भी बचता तो कुछ भी रह जाए, होमवर्क तो न रहे। एसी चला दो यार, गर्मी हो। आपने कोड भी अल्ट्रा प्रो मैक्स बनाया है। क्लास में हीटर इतने लगे होते हैं, बाहर ठंड होती है जी। अच्छा जी, ये क्या है जी? शेयर सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में कोई बंदा 10 रुपए लेके जाए तो कंपनी उसे एक पर्चा पकड़ा देती है जिसके मुंह के ऊपर लिखा होता है 10 रुपए, ठीक है। ये 10 रुपए फेस वैल्यू कहलाती है, इसको पार वैल्यू भी कहते हैं, इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। और जब भी कोई शेयर इशू करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी तो उसको कैश पे करना पड़ेगा। हाँ, इशूअर भाई ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। जागो जागो, सुबह हो गई है, हो गया सुबह, चाचू या मामू जो भी हैं जाग जाओ। सुनो, मैंने क्या बोला? जो भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी वो पैसे भी देगी नहीं, शेयर इशू करने वाले को पैसे रिसीव होते हैं। हमेशा याद रखना, इशूअर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होगा, चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट है चाहे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, जो इशूअर होता है वो पैसे रिसीव करता है। और जो पैसे लेकर आया होगा, जिसने ये शेयर खरीदा होगा, ये उसने पैसे दिए, उसकी फिर इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं सोचना, वो FAR 2 में जाके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे। किसी के शेयर्स खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कहलाएगी, किसी के डिबेंचर्स खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कहलाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं शेयर को। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ओके। ये डेट नहीं है, ये इक्विटी है। तो जो भी इस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करेगा, इशूअर जो होगा, इशूअर, वो क्या एंट्री पास करेगा? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, यानी उसको कैश रिसीव होगा, ठीक है। तो इशूअर ऑफ शेयर्स कैश रिसीव करेगा। हाँ, ये एक लायबिलिटी बन गई इसकी। ये लायबिलिटी होती है ना, बचपन में उस्तादों ने पढ़ाया था कि शेयर कैपिटल, छोड़ दो यार मोबाइल की, शेयर कैपिटल जो है वो पेएबल टुवर्ड्स ओनर। कैपिटल क्या होता है? पेएबल टुवर्ड्स ओनर होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से कंपनी को पैसों की जरूरत पड़े तो कभी कभी, ये पता है आपको, ये शेयर कैपिटल तो इररिडीमेबल होता है, ये तो कभी भी वापस नहीं आने होते, ठीक है ना। लेकिन कंपनी को कभी कभी पैसों की जरूरत पड़े तो कंपनी डिबेंचर्स भी इशू करती है। भाई साहब, डिबेंचर्स इशू होते हैं। घड़ी की तरफ क्या सही नहीं चल रहे यार? तेज कर दो भाई इनको, ये 23 पे 22 पे करवा दें, बच्चों को मसला हो रहा है जी। बात सुने, अहम बात कर रहा हूं। कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की बजाय डिबेंचर इशू किए। क्या किया जी? डिबेंचर। डिबेंचर, लोन नोट, TFC, बॉन्ड, ये एक ही चीज के डिफरेंट नाम है, ठीक है ना। बस आपके लिए एक ही चीज है, लीगल उसमें कोई चेंजेस हो तो आपके लिए ये चारों एक ही चीज है। प्रेफरेंस शेयर भी रिडीमेबल जैसी ही अकाउंटिंग रखता है, लेकिन उसमें चूंकि एक छोटा सा फर्क है, इसलिए मैंने उसका नाम साथ नहीं ले लिया, ठीक है। वो फर्क भी आज की क्लास के एंड तक पता लग जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बॉन्ड, डिबेंचर, TFC, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, लोन नोट, ये सब एक ही चीज के डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो मैं फिलहाल डिबेंचर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ओके जी। अब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी ने शेयर इशू किए तो कैश आया, लेकिन साथ ही एक लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर बन गई, ठीक है। ऐसे ही कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए। डिबेंचर्स भी इशू करने वाले को कैश मिलेगा, लेकिन वो डिबेंचर कुछ अरसे के लिए पैसे लिए होते हैं, 5 साल 10 साल, कोई एक स्पेसिफाइड टाइम होता है जिसमें प्रिंसिपल की अमाउंट भी वापस करनी होती है, प्लस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, ठीक है। अब जो डिबेंचर होगा उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, 1000 रुपए, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। वो आप उसको छोड़ें, जो सवाल में गिवन होगी हमारी वही फेस वैल्यू होगी, ठीक है। तो डिबेंचर की मिसाल के तौर पे ये डिबेंचर मैंने इशू किया, इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए, ये इसकी फेस वैल्यू है। साथ ही लिखा होगा ये रिडीमेबल है आफ्टर, मिसाल के तौर पे 5 years, और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% इज पेएबल। अब इसके ऊपर जो लिखा हो तो बाद में बात करते हैं, पहले मुझे ये बताओ, जो डिबेंचर इशूड है, इशूअर ने जो डिबेंचर इशू किया है, उसने कैश पे करना है या रिसीव करना है? रिसीव करना है, तो उसको तो कैश आ गया। तो डिबेंचर इशू होंगे तो एंट्री होगी कैश डेबिट, ठीक है जी। और साथ ही एक लायबिलिटी इसके सर पे पड़ जाएगी, डिबेंचर पेएबल लिख दूं मैं, डेब लिख दिया मैंने डिबेंचर को, ठीक है। तो डिबेंचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। और साथ ही इसके हर साल
जो है ना हर साल में इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसकी एंट्री ये कंपनी एंट्री करेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अभी आपके लेवल पे फेस वैल्यू से ऊपर या नीचे इशुएंस नहीं होगी डिबेंचर की, बस डिबेंचर की इशुएंस फेस वैल्यू पे ही है। प्रीमियम डिस्काउंट पे इसकी इशुएंस जो हो ना अगर, तो वो फिर इंटरेस्ट दो तरह के आ जाते हैं। एक इंटरेस्ट रेट वो होता है जो मुंह पे लिखा होता है, एक वो होता है जो इफेक्टिव होता है। तो FAR 2 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपके यहाँ शेयर तो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 15 रुपए का, 20 रुपए का या 8 रुपए का इशू हो सकता है, जिसकी अकाउंटिंग सिखा दी थी। लेकिन डिवेंचर जो है आपके यहाँ वो 100 रुपए अगर फेस वैल्यू पर है तो 100 पर ही इशू होगा फिलहाल FAR 1 में। FAR 2 में जाकर फिर ये गड़बड़ होती है, ठीक है। फिर भी मैं देख लूंगा IKP किताब को खंगाल के, अगर कहीं उसने कोई इफेक्टिव या कूपन रेट अलग किए हुए तो एक जुमला है लिखवा दूंगा, काम चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपने सिर्फ यही सोचना है कि डिवेंचर हमेशा किस पे इशू होंगे आपके यहाँ, फेस वैल्यू पे, ठीक है। हो सकते हैं डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे इशू या रिडीम, लेकिन वो FAR 2 में पढ़ना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। तो डिवेंचर इशू किए, 100 रुपया इसकी फेस वैल्यू, ये क्या है जी, फेस वैल्यू। इसको क्या कहते हैं जी, जो मुंह के ऊपर लिखी हुई वैल्यू होती है, इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, इसको पार वैल्यू भी कहते हैं, इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। डिफरेंट नेम्स है ना जी, ये पता होने चाहिए। ये 9 पर्चे में नॉमिनल वैल्यू लिखा और सवाल ही नहीं हो रहा जी, क्यों, पता नहीं ये क्या है। नॉमिनल वैल्यू मींस पार वैल्यू मींस फेस वैल्यू, ठीक है। जबकि 10% जो है इसको कूपन रेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कूपन रेट भी कहते हैं इसको नॉमिनल रेट भी कहते हैं। फेस रेट नॉर्मली नहीं कहते, लेकिन आप कहना चाहो तो कह लो, याद रह जाएगा इसी बात से कि जो ऊपर लिखा हुआ रेट है वही फेस रेट, कूपन रेट, नॉमिनल रेट वही होता है, ठीक है। तो कूपन रेट या नॉमिनल रेट, ठीक है जी। डिबेंचर है, यही नाम इस्तेमाल हो जाता है लोन नोट्स के लिए भी, ऐसे लिख लेते हैं लोन नोट्स, या TFC कहते हैं टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स को, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। बॉन्ड्स को, ये जेम्स बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पर इररिडीमेबल, सॉरी रिडीमेबल, इररिडीमेबल तो लोन हो ही नहीं सकता, हाँ चलो, अच्छा जी, रिडीमेबल, माय मिस्टेक, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे एक ही तरह की चीज है, ठीक है, लायबिलिटी है कंपनी पे, ठीक है। हाँ, अब इनमें सिर्फ इसके अंदर एक छोटा सा फर्क आएगा, वो जब बच्चों को मैं अभी डिस्कशन शुरू करता हूं ना, तो आप भाई जान दे, आपको जो है ना वो मैं बता भी देता हूं, ठीक है जी। चल, अच्छा जी, अब डिवेंचर, लोन नोट, TFC, बॉन्ड, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ये सब क्या है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इशू करने वाला लायबिलिटी अपने कंधों पे डाल देता है, जबकि जो पैसे देकर गया उसकी तो ये इन्वेस्टमेंट है ना, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं सोचना है, ठीक है। यहां तक कि आप FAR 2 में पहुंच जाए। अगर इस तरह से जैसे YouTube की डिस्कशन ली है, इस तरह से अगर चलेंगे तो फिर तो पहुंच गए FAR 2 में, फिर तो FAR 1 में बैठे रह जाएंगे। तो प्लीज पढ़ें। ये आखिरी महीना आपसे अर्ज किया था, अब शुरू हो चुका है, अब तो वाकई आखिरी महीना है, ठीक है। टॉपिक्स 3 रह गए हैं, बट ये ना देखो कि अगर इस टाइम में इन टॉपिक्स को ढीला रख के चलोगे तो जब प्रेप लीव पे बैठोगे तो ये भी बोझ होगा। तो मैंने आपको IAS 8 से पहले का कह दिया था कि इन टॉपिक्स को इस तरह से करो कि जैसे ये एग्जाम लेवल पे तैयार करने हैं, ताकि जब प्रेप लीव में जाओ तो ये टॉपिक्स ऐसे हों कि ये 3-4 दिन में सारे रिवाइज हो जाए, इतने करंट हों आपके, क्योंकि पिछलों पे भी टाइम लगना है। लेकिन आप तो बस जैसे इरादा किए ही बैठे हैं। कोई ऐसा काम हम कैसे कर सकते हैं जी जिससे हम पास हो जाएं? अगर हम पहली बार में ही पास हो गए तो क्या होगा सर, आप ऐसी बातें करते हैं, हम वो करें, पहली बार में पास हो जाएं, फिर कौन जिम्मेदार है इस बात का? ऐसा काम हम क्यों करें कोई भी कि पहली बार में पास हो जाए? बेशरम लोग, घर वालों को भी पता लगे बच्चा CA कर रहा है जी, ये कह रहे हो ना तुम, बेशरम आदमी जी। अच्छा जी, अब चलें जी, ये तो मैंने वैसे डिबेंचर्स का आपको समझाया, आज क्लास हल्की आंच पे रखी क्योंकि आज डायल्यूटेड पूरा नहीं करवाना था, ठीक है ना। अच्छा सुनो, हमने बेसिक EPS निकाली मिसाल के तौर पे 10 रुपए, हमारा प्रॉफिट है 50,000 और हमारे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू हैं 5,000, तो हमारी EPS है 10 रुपए। अब इस EPS का मतलब क्या है, मुझे ये समझा दो। अर्निंग पर शेयर अच्छा, बड़ी मेहरबानी। क्या मतलब है अर्निंग पर शेयर का? एक शेयर ने कितना कमाया। आज मैं एक और एंगल से आपको यही बात दिखा रहा हूं, है बात वही है, ठीक है, लेकिन जरा बोलने का तरीका डिफरेंट कर रहा हूं, डायरेक्ट EPS समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, फिर उससे बेस उसको बनाएंगे। 10 रुपए पर शेयर का मतलब यह है कि जितनी भी अर्निंग्स, देखो ये जो अर्निंग्स हम ये EPS में लेकर आते हैं, इसमें से सारे बिजनेस के खर्चे माइनस हो जाते हैं, इवन के रिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस हो जाता है, टैक्स भी माइनस हो जाता है, और तो और इररिडीमेबल का डिविडेंड भी माइनस हो जाता है। यानी ये वो अर्निंग्स हैं जिसमें अब किसी का कोई हक नहीं है। हुकूमत ने जो लेने थे वो भी ले लिए, वो अलग बात है कि डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स ले लेती है हुकूमत, लेकिन छोड़ें इस बात को फिलहाल, ठीक है ना, फिलहाल छोड़ें इस बात को, सादा रखें बात को जी। वो असल में फिर इंडिविजुअल का टैक्स बन जाता है ना,
वो जब डिविडेंड निकाल के ले जाएगा डायरेक्टर घर पे, तो वो उसका टैक्स बनेगा ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। कंपनी से तो निकल जाएगा ना, उसके बाद वो घर पे देता है टैक्स, तो देता है हमें, इससे क्या, ठीक है ना। अच्छा, तो बात ये हो रही है कि 10 रुपए पर शेयर ईपीएस का मतलब यह है कि जितनी अर्निंग्स ये बिजनेस ने इस वक्त जो सामने पड़ी, ये सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल अर्निंग्स है, ठीक है ना। जितनी अर्निंग्स पड़ी हैं, अगर ये सारी कंपनी आज बांट दे तो हर शेयर के बदले कितनी जाएगी, यानी हर एक शेयर रखने वाले को कितने रुपए मिलेंगे, 10, तो 2 वाले को 20। ये बात समझ आई। एक तो आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर ने कितना कमाया, लेकिन मैं थोड़ा सा बात चेंज करके बोला कि जितनी अर्निंग्स बिजनेस ने आज कमा रखी हैं, अगर ये अभी की अभी सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं तो हर ऑर्डिनरी शेयर के बदले 10 रुपए मिलेंगे। ये मतलब सही है, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना। बात ऐसे बांटना ना बांटना तो बात की बात है, बांटा शायद 1 रुपया हो 2 रुपये, उन्होंने बिजनेस को, बहुत सारे डिसीजन होते हैं जी, हमने रिटेन रखना है, हमने बिजनेस ग्रो करना है, ये है वो है, सारा कुछ होता है, वो बात नहीं कर रहा। बात ये कर रहा हूं कि बहरहाल ये ईपीएस बता क्या रही है, अगर आज सारी अर्निंग्स बांट दे कंपनी तो हर ऑर्डिनरी शेयर के बदले 10 रुपए मिलेंगे। जिसके पास 2 होंगे उसको 20 मिलेंगे, जिसके पास 3 होंगे उसको 30 मिलेंगे, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ साथ ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए होते हैं ना, इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स को कभी कभी कन्वर्टेबल का ऑप्शन भी दे देती हैं। हमने इन्हें कह दिया भाई डिबेंचर ले लो हमसे 100 रुपए का, 5 साल बाद डिबेंचर वापस ले लेना, और 10% इंटरेस्ट जो है वो हर साल लेते रहना, ठीक है। साथ ही हमने ये लिखा, और अगर आप कभी भी चाहो तो आप ये डिबेंचर्स को देकर कैश लेने की बजाय हमारे शेयर्स ले जाना। इसको कहते हैं कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कन्वर्टेबल इनटू व्हाट, कन्वर्टेबल इनटू पूरी बात ऑर्डिनरी शेयर। ये कन्वर्जन फिर किसी और में नहीं होगी, आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बन जाएगा या प्रेफरेंस रिडीमेबल बन जाएगा, नहीं, ठीक है। ये कन्वर्जन का ऑप्शन किसमें होगा, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है। तो हम कभी कभी एक ऑप्शन दे देते हैं अपने डेट होल्डर्स को कि आप चाहें तो रिडेम्पशन से पहले पैसे लेने की बजाय शेयर्स भी ले सकते हैं, या यूं सिंपल कर लें, रिडेम्पशन के वक्त जब आओ तो 5 साल बाद आओ तो 100 रुपया लेने की बजाय आप जो है वो मिसाल के तौर पे 10 शेयर हमारे ले लो, कैश ना लो 10 शेयर ले लो। तो इसको क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब हमने ना अपने यूजर को वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो बताना होता है। ईयर एंड पे खड़े हैं, बेसिक ईपीएस कितनी निकाली है, 10 पर शेयर, लेकिन हमारे बिजनेस में कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी पड़े हैं, ठीक है। तो हम अब वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोस को बताने लगे हैं कि अगर अभी के अभी सारे डिबेंचर कन्वर्टेबल वाले कन्वर्ट भी हो जाएं तो ईपीएस कितनी डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूशन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, मैंने तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं मैट्रिक के अलावा, ठीक है, अच्छी नहीं लगती थी मुझे, लेकिन जितनी को पढ़ी थी उसमें याद है मुझे, एक कंसंट्रेटेड एसिड होता था, एक डाइल्यूटेड होता था। कंसंट्रेटेड बहुत सख्त होता था, डाइल्यूटेड है वो थोड़ा सा जो है वो उसकी वो पार कम हो जाती थी। तो बेसिकली ये लफ्ज डाइल्यूशन का उसी तरफ ही लेके जाता है कि ईपीएस ज्यादा है डाइल्यूटेड, बेसिक ईपीएस हमेशा ज्यादा होगी डाइल्यूटेड से, अगर डाइल्यूटेड ज्यादा हो तो वो फिर डाइल्यूटेड है ही नहीं। डाइल्यूट का मतलब ही क्या है, असर कम हो जाना। तो हम क्या बताने लगे हैं अभी अपने शेयर होल्डर को कि अगर हम कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का भी असर ईपीएस पे डाल दें तो वो कितनी कम हो जाएगी, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। अब मैं मिसाल के तौर पे सवाल करेंगे, उसमें फिगर्स होंगी, शेयर्स होंगे, कन्वर्जन होगी, सब कुछ होगा। फिलहाल सादा बात, मिसाल के तौर पे बेसिक ईपीएस, ये हाइलाइटर से ना निकालें, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। बेसिक ईपीएस हम निकाल चुके हैं, हम निकालने लगे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। अब डाइल्यूटेड ईपीएस में ना बच्चों स्टेप 1 हमेशा क्या होगा, स्टेप 1 बेसिक ईपीएस ही होगी, वो पहले निकाली हुई है हमने, ठीक है ना, इसी ने ही डाइल्यूट होना है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो बताने लगा अपने यूजर को, तो मैं क्या कह रहा हूं, डिबेंचर्स कन्वर्ट होकर बन जाएं ऑर्डिनरी शेयर्स। यूजर अगर डिबेंचर्स कन्वर्ट होकर बन जाएं ऑर्डिनरी शेयर्स तो फिर क्या असर पड़ेगा इधर इस इक्वेशन पे, न्यूमरेटर पे कोई असर पड़ेगा या डिनोमिनेटर पे, है शेयर्स बढ़ जाएंगे भाई, कह रहे हैं शेयर्स। मैं कहता हूं जी मिसाल के तौर पे 600 शेयर्स बढ़ गए, मतलब कन्वर्जन सवाल के अंदर गिवन होगी जी रेट, आपने परेशान नहीं होना, कन्वर्जन का वो बताएंगे तो ये 600 शेयर्स निकलेंगे, वो 600 शेयर्स मैंने आपको ना डायरेक्ट निकाल के बता दी, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अब कोई न्यूमरेटर पे भी असर पड़ेगा, सोच के बताना। जी हाँ, डिबेंचर थे, अब डिबेंचर नहीं रहे। डिबेंचर थे तो फिक्स इंटरेस्ट देते थे, अगर शेयर बन गए तो अब तो फिक्स, अब तो वो डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे तो बात की बात है, और वो वैसे भी अब इसके बाद की बात है, प्रॉफिट का बंटवारा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे डिनोमिनेटर में तो ये पहले डिबेंचर से ना जो अब
शेयर बन गए, तो इसलिए जो इंटरेस्ट इनका पे होना था वो अज्यूम करो कि फिर वो इंटरेस्ट भी पे नहीं होगा। जब आपने इनको शेयर बना लिया तो फिर ऊपर जो प्रॉफिट तक आते आते इनका इंटरेस्ट माइनस हुआ था उसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। अगर इंटरेस्ट सेव हुआ है तो एक्सपेंस कम हुआ है, उसको ऐसे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ना ये जो फिगर होगी ना, ये फिगर, इसको आपने याद रखना है, हमेशा नेट ऑफ टैक्स लेना है। क्या करना है जी, नेट ऑफ टैक्स। मैं आपको आसानी के लिए समझाता हूं, ये मैंने नीचे एक टेबल बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पे आपका 60 रुपए का एक एक्सपेंस था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो प्रॉफिट तक आते आते माइनस हो चुका था। ठीक है, उसके बाद आपका टैक्स निकला और पैट आया, यही पैट आपने ऊपर ईपीएस में जो है वो यूज किया हुआ। ठीक है, अब आपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके शेयर बना लिया। जब शेयर बना लिया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब यहां पे। लेकिन अब मसला क्या है, 70,000 तक आते आते ये क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी इसको ऐड करो। अब एक्सपेंस प्रॉफिट तक आते आते माइनस हुआ था, अगर उसको रिवर्स करना है तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस हो जाएगा 60। लेकिन ये कितना बन जाएगा, 70060। लेकिन बच्चों आप खुद देखो ना, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ा है तो क्या टैक्स नहीं बढ़ेगा? ये टैक्स किस पे लगता है, पीबीटी पर ही लगता है। पीबीटी 70 से 70,000 60 हो गया तो टैक्स 20,000 ही रहेगा क्या? नहीं, वो भी बढ़ेगा। लेकिन अब वो मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं, बस ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मैंने परसेंटेज तो दी नहीं ना सवाल में। ठीक है, तो मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे 10 रुपए टैक्स जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, जिस वजह से ये क्या हो गया, 10। तो ये टैक्स कितने से बढ़ा, 10 रुपए से। तो नेट में जो प्रॉफिट आया वो कितना आ रहा है, तो इसका मतलब नेट में तो हमें, अच्छा, नेट में तो हमें जो सेविंग मिली है वो सेविंग 50 रुपए की नहीं मिली। तो हम अलग से पागलों की तरह पहले 60 को ऐड करें फिर 10 को माइनस करें, इसका इंपैक्ट लें, उसकी बजाय हम किए ही क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट सेविंग होगी उसको नेट ऑफ टैक्स करेंगे। इंटरेस्ट सेविंग 60 रुपए है, टैक्स 10 रुपए है, तो नेट में सेविंग कितनी, 50 है। इसी ने प्रॉफिट को बढ़ाना है ना, तो हम हमेशा क्या किया करेंगे, इस सेविंग को ही नेट ऑफ टैक्स करके प्रॉफिट में बढ़ा लिया करेंगे। ठीक है, तो मेरी इस एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए हमारा 50 रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है जी, ओके। लेकिन ये 50 क्या है, ये 60 नहीं लिया, असल में एक्सपेंस कितना था, देखो मेरी एग्जांपल है ना, डाटा नहीं लिया, असल में कितना था एक्सपेंस 60 का, लेकिन हमने यहां पर कितना लिया है, 50, नेट ऑफ टैक्स कर दिया इसको। ठीक है, हर कोई अपने हमसाये को देख ले, कोई सो रहा हो तो जगा दे। अच्छा जी, सुनो भाई, सो रहा हो तो जगा दे, ठीक है, जागते हो को नहीं जगाना जी। बताएं जी, रुपीस, ये बात समझ आई है, ये डाइल्यूशन हो गई 8.9 पर शेयर। हम क्या कह रहे हैं, शेयर होल्डर्स बेसिक ईपीएस 10 है, सारी अर्निंग्स आज बांटे तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाले भी सारे आके कन्वर्ट करा लेना तो फिर हर शेयर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाने आपको पता है, फिर बंटवारा ज्यादा होगा, है जी, तो फिर 8.9 पर शेयर ईपीएस है। ये वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है यूजर्स, इससे कम कुछ नहीं होगा, ये कम से कम तो ये है ही। ठीक है, अगर अभी के अभी वो सारे आन खड़े हो, हाँ भाई शेयर्स दो, नहीं चाहिए डिबेंचर, ये पकड़ो डिबेंचर दो, हमारे शेयर्स कन्वर्ट करा के 600 शेयर दे दो हमें, तो अगर अभी वो शेयर देने भी आ जाए ना तो ये अर्निंग्स डाइल्यूट हो जाएंगी पर शेयर। पहले 10 मिलने थे, अब ये कितने हो जाएंगे, 8.9। इसे कहते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है जी, ये एक वैसे ही एग्जांपल है, इसको सवाल में अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर समझ आएगा। जी बोले, क्वेश्चन है कोई? जी बेटा, जी बेटा, क्वेश्चन जी। एसी ऑफ करा दें जी, बड़ा क्वेश्चन था जी, समझ आ गया आप जी। डिबेंचर में और शेयर में बेसिक डिफरेंस है कि डिबेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट है, लोन है, जबकि शेयर इक्विटी है। शेयर के अगेंस्ट, ये पुरानी बात है वैसे तो, शेयर के अगेंस्ट स्पेसिफाइड अमाउंट स्पेसिफाइड टाइम पे नहीं पे होनी। ओरिजिनल पैसा जो शेयर के ऊपर लिखा हुआ है वो जब वापस होगा जब कंपनी बंद होगी, और जो उसके ऊपर डिविडेंड है वो भी पता नहीं कितना कब कैसे देते हैं, वो तो डिफरेंट होता है। लेकिन जो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर जो अमाउंट आई है वो वापस कैसे जाएगी जी, हर साल किस्तें देंगे जी, 5 साल बाद इकट्ठा लोन वापस करेंगे, स्पेसिफाइड डेट पे स्पेसिफाइड अमाउंट। इवन इंटरेस्ट की भी स्पेसिफाइड रेट है, स्पेसिफाइड डेट है, स्पेसिफाइड अमाउंट है, हर साल के एंड पे ये सारा कुछ इस तरह इंटरेस्ट ही मिलेगा। किसको? डिबेंचर पे सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर डिबेंचर को कन्वर्ट करा के शेयर बना लोगे, अभी कन्वर्ट कराया नहीं है इन्होंने, अभी तो 10 रुपए, इसीलिए बेसिक ईपीएस 10 है। लेकिन अगर ये कन्वर्ट करा लेंगे तो फिर इनको इंटरेस्ट तो नहीं ना मिलना, तो वो हमने सेविंग में रिकॉर्ड किया, लेकिन फिर उनको ये अर्निंग्स तो बढ़नी पड़ेंगी हमें। ओके जी, जी बच्चों ये वैसे ही थी एग्जांपल, इसको बस समझाने के लिए था, इसको लिखने के लिए तो ये है ही नहीं। ठीक है ना, अगर लिखनी भी है तो तस्वीर बना लें, घर पे लिखा। अब मैं आपको बताता हूं जो 3 चीजें हमारे सिलेबस में हैं जिनकी वजह से डाइल्यूशन हुआ करेगी। ठीक है, एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया कन्वर्टेबल डिबेंचर। डिबेंचर
जैसे ही आएगा आप फौरन का समझ जाओगे टीएफसी भी यही होता है, बॉन्ड भी होता है, लोन नोट भी यही होता है। ठीक है, मैंने पहले ही लिख दिया। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल डिवेंचर, इनकी अकाउंटिंग 99% सेम है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है नेट ऑफ टैक्स करते हुए एक रूल, वो कल लिखवाऊंगा, इस वजह से मैंने इनको अलग कर दिया और वजह कोई नहीं है। ठीक है ना, वरना मैं यूं लिख सकता था कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या शेयर ऑप्शन, ठीक है ना, दो चीजें ही हैं, लेकिन क्योंकि छोटा सा एक फर्क है इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया। ओके, तो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। क्या मतलब कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स? कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। डिबेंचर्स कन्वर्टेबल अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर ये कन्वर्टेबल नहीं है। डिबेंचर हो सकते हैं कंपनी के पास, कन्वर्जन का ऑप्शन ना हो, उनको ईपीएस में नहीं लेना। ठीक है, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर हो सकते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही कन्वर्ट होंगे ना, वो पैसे मिलने थे, उन्होंने कहा नहीं जी आप इनको शेयर कैपिटल। या शेयर ऑप्शन भी एक चीज होती है, शेयर ऑप्शन जिसको आपने टैक्स में शायद पढ़ा हो, एम्प्लॉय शेयर स्कीम की तरह से। ठीक है, शेयर ऑप्शन होता है कि आप आज जो है वो कुछ पैसे लेकर ऑप्शन टू बाय शेयर दे देते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो एवरेज मार्केट प्राइस से कम पे देते हैं, तभी ऑप्शन लेने वाला ऑप्शन लेगा ना। ठीक है, तो इसमें भी एक बोनस का एलिमेंट आता है, वो उसी की तरफ बात करेंगे, वन बाय वन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी किताबों में, जैसे पेज नंबर है 967। जैसे मैंने आपको करवाया नहीं है ये एक जबानी सवाल, ठीक है, वो देखते हुए ओ नो ये तो नहीं दिखाना तो जी, चलो कोई बात नहीं, आपने वहां देखा जी बच्चों, पीबीटी गिवन है, टैक्स रेट गिवन है, एवरेज वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स भी गिवन है इस दफा। वो इस कैलकुलेशन में आप नहीं डाल रहे, आपको बेसिक ईपीएस निकालनी आती है ना, असल तो अब बात आगे। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस तो ऐसे चुटकी बनाते इधर निकल आएगी। 8 लाख को डिवाइड कर दोगे 50,000 से तो ठीक है ना, 8 लाख को डिवाइड कर दोगे 50,000 से तो बेसिक ईपीएस आ जाएगी। 8 लाख को ना करना, अभी जिन्होंने देख लिया ना वो चुप बैठे, जिन्होंने देख लिया था जो मैंने मिटाया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ध्यान करना, सवाल में ध्यान से देख लेना। टैक्स रेट गिवन है तो इस 8 लाख में से 30% ऑफ 8 लाख माइनस करके जो फिगर है उसको बेसिक ईपीएस में यूज करना। ओके, मत करो बातें आपस में, मत करो। बेसिक ईपीएस निकल आई, आगे पढ़ो। कंपनी हैज 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹2 मिलियन। भाई देखो मैंने एक सवाल थोड़ा सा ना पिछली क्लास में बनाया, पिछली क्लास में बनाएंगे, ठीक है ना, इसमें मैंने डिफरेंट तरीके से भी कन्वर्टेबल बॉन्ड जैसे उसने दिए हैं, नंबर ऑफ, जैसे याद करो नंबर ऑफ शेयर्स दे देता था और फेस वैल्यू दे देता था, तो हम शेयर कैपिटल के अमाउंट निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर की फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल का बैलेंस निकाल सकते हैं। ऐसे ही डिबेंचर्स भी दो तरह से दे सकता है, या तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स देकर डिबेंचर की फेस वैल्यू बता, टोटल अमाउंट बता दे। अब यहां पे क्या गिवन है देखो, यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कह रहा है कंपनी हैज 9%, मतलब ऐसे डिबेंचर जिनका इंटरेस्ट रेट 9% है, 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹2 मिलियन। ठीक है, इन्वेस्टर्स हैव ऑप्शन टू रिसीव कैश और रिसीव 10 शेयर्स पर ₹1000 ऑफ डिबेंचर। अब सवाल में उसने फेस वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर नहीं दी, तो हम ये ₹2 मिलियन को टोटल फेस वैल्यू समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये कहा है वैसे भी खामोशी केस में अज्यूम करना है फेस वैल्यू पर इशुएंस हुई है, और वैसे भी आपके लेवल पे वो डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं लाएगा, इधर फेस वैल्यू रखेगा। तो ये फेस वैल्यू अगर नहीं है तो मैं कह सकता हूं निकल तो सकती थी, ₹1000 ही बनेगी। बहरहाल छोड़े इस बात को, ₹100 भी तो हो सकती है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हमें उसने नहीं बताया, टोटल डिबेंचर पेएबल की अमाउंट कितनी है 2 मिलियन, वो बता दिया। अब साथ ही उसने क्या कहा, ऑप्शन है शेयर होल्डर के पास कि चाहे तो ये अपने 2 मिलियन वापस ले ले, या चाहे तो हर ₹1000 ऑफ डिबेंचर के बदले में 10 शेयर ले ले। क्या मतलब, डिबेंचर का ₹1000 जो लाकर दिखाएगा उसको हम अपने 10 शेयर देंगे, जो 2000 लाएगा उसको 20 शेयर। तो सिंपल सी बात है, 2 मिलियन को डिवाइड करोगे ₹1000 से, मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो बनते हैं कन्वर्जन वाले वो निकल आएंगे। ट्राई करने के लिए 2 मिनट है आपके पास। अब ट्राई करो, बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस निकालो। 20,000 नहीं निकालना था, बेसिक निकाल लो, डायल्यूटेड ईपीएस निकालो 20,000। इतना जान कैसे समझ लिया, ये वर्किंग होनी है सारी। यहां पे बेसिक ईपीएस निकलेगी, फिर उसके बाद डायल्यूटेड ईपीएस निकलेगी। डायल्यूटेड ईपीएस के लिए आपने थोड़ा सा काम करना है आपको, ठीक है, जल्दी करो, शाबाश। बेसिक ईपीएस ऐसे, और डायल्यूटेड ईपीएस में थोड़ी सी लाइन लंबी हो जाएगी, पता ही है आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर ने भी बदलना है, और कल इंशाल्लाह ना सारी चीजें इकट्ठी एक सवाल में लाएंगे। फिर ऐसे नहीं करना, ये तो मैं एक एक चीज अलग अलग समझा रहा हूं ना। कल ये होगा कि हमने सारी चीजें इकट्ठी आ जाएंगी, तो फिर हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी, एक रैंकिंग करेंगे, फिर एक और वर्किंग करेंगे, फिर बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस पे कहीं जाकर पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है इनको अलग अलग सीख लेना, तो इसको इसलिए आज मैंने सिर्फ इनको अलग अलग सिखाया है। ये डिबेंचर्स की प्रैक्टिस करवाई है, फिर ऑप्शंस की प्रैक्टिस करवाई है, उसके बाद कल इनको इकट्ठा करेंगे सवाल में और एग्जाम लेवल का एक सवाल कर लेंगे, ठीक है जी। सवाल तो किताबों में है, आप क्यों देख रहे हैं इधर, देखें जी।
देखें जी, सवाल तो किताबों में है आपके, पता नहीं आप क्यों देख रहे हैं। मैंने बस ऐसी लाइनें लगाई हैं, सवाल तो मैं तभी करूंगा जब आप लोग कर लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं करके तो देख एक दो, ऐसी नकल करनी। कोई ऐसा बच्चा जिन्हें बेसिक और डेरिवेटिव निकालनी हो? डेरिवेटिव भी निकल गई। डाइल्यूट कर दो ईपीएस को कन्वर्टेबल्स से, आलूदा कर दो कन्वर्टेबल्स से ईपीएस को। कौन सा पिछला? पिछला नहीं, अब यही देखेंगे। वो तो ऐसे ही था, वो तो बहुत बेस पे चले गए थे। इतनी बस वो दिमाग में बात चल रही होती है कि इंटरेस्ट सेविंग है, नेट ऑफ टैक्स है, बस ठीक है, वो कहानी खत्म है। अब बस इतनी सी बात याद रखनी है, इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करना होता है, सेविंग को। कितने बच्चे कर चुके? कितने बच्चे? एक बच्चे कर चुके। हाइब्रिड में कितने बच्चे कर चुके? कोई बच्चे नहीं कर चुके। अच्छा चलो, एक चांस और दिया जाएगा आपको। अब इधर देखो, मिलके करते हैं, क्या ख्याल? 30 सेकंड और दिए, चलो। दिमाग चाल नहीं रहा, बैठा है मुंह ढाक, इधर देखता है, कहता है पिछला सवाल दिखा दो, फिर बस कर दो। शेर ड्रामा है, जुगते मारोगे? सिर्फ मैं मार सकता हूं। ओके जी, टाइम्स अप। और चलो बस, पहली बात पीबीटी था, इसको पैड बनाना था। 70% से मल्टीप्लाई कर दो। इसको यूं भी लिखा हो सकता है 1 माइनस 0.3, ये होता है बेसिकली नेट ऑफ टैक्स करना 70%, ठीक है ना? हम तो सिंपल ही रखेंगे। तो 800 माइनस 30% ऑफ 800 करो, या 800 को 70% कर दो, 5,60,000, ये है पैट, ठीक है? वो पीबीटी उन्होंने दिया था, हमने पैट निकाल लिया, क्योंकि हमें ये चाहिए होता है हुकूमत वाले पैसे भी निकाल कर बताओ कि शेयर होल्डर्स को कितने मिलने हैं। हुकूमत वाले पैसे तो शेयर होल्डर नहीं ना देख रहा होता, ठीक है? अब 5,60,000 ये पैट है, कोई इररिडीमेबल का प्रेफरेंस सवाल मैंने डाला नहीं है। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालना आप खूब सीख चुके हैं, बड़ी प्रैक्टिस भी की हैं आपने। फिलहाल वो भी गिवन है सवाल में, कितने? 50,000, ठीक है? वो सारा कुछ करने के बाद ये 50,000 आए हों शायद, वो सारा कुछ जो करते थे, ठीक है ना? तो ये आ गई ₹2 पर शेयर। यानी अगर आज सारी अर्निंग्स कंपनी बांट दे तो हर शेयर के बदले 11.2 की अर्निंग बटेगी, हर शेयर को इतना मिलेगा। अब डाइल्यूटेड की बात आती है, तो डाइल्यूटेड मैंने आपको कहा है कि स्टेप 1 तो हमेशा बेसिक ईपीएस ही होगी, ठीक है? तो वो पहले लिख लिया करेंगे, 560,000 डिवाइडेड बाय 50,000। अब प्लस होना है कुछ, डिनोमिनेटर में शेयर्स बढ़ने हैं, न्यूमरेटर में इंटरेस्ट सेविंग की वजह से प्रॉफिट ने बढ़ना है, लेकिन वो इंटरेस्ट सेविंग हम करेंगे नेट ऑफ टैक्स। अब ये सारी बातें यहां पे जरा मुश्किल होंगी, इसलिए वर्किंग 1 और वर्किंग 2 छोटी छोटी मैं करवा देता हूं आपको जी। वर्किंग नंबर 1 में हम क्या निकालने लगे हैं जी? इंटरेस्ट सेविंग। अब ₹2 मिलियन वो फेस वैल्यू, ये कितने का डिबेंचर कितने का था? ये ₹2 मिलियन इकट्ठा ले लिया उन्होंने। फेस वैल्यू क्या है? ₹2 मिलियन, और इंटरेस्ट रेट क्या है? 9%। तो ₹2 मिलियन इंटू 9%, ये आ जाएगा पूरे साल का इंटरेस्ट। अच्छा, ये बात ध्यान में रखो, ईयर एंड पे खड़े होकर जब कन्वर्टेबल्स को अज्यूम कर रहे हैं ना, कन्वर्ट हुए हैं, तो कन्वर्जन को लेकर साल के पहले दिन ही जाना है, फ्रैक्शन फ्रुक्शन नहीं लगाना, वरना तो साल के आखिरी दिन खड़े होकर कर रहे हैं तो फिर तो 0/12 हो, ठीक है ना? तो हम मैक्सिमम बुराई बता रहे बेसिकली ना। 2 तरह से ये बेसिक, वो बात बताता हूं, चलो 2 तरह से पहले कैलकुलेशन देख लो, ठीक है? 2 तरह से ये सोच हो सकती है, लेकिन जो बेहतर वही लगेगी आपको, जो पहले मैंने आपको बताई है वो बाद में बताता हूं, ठीक है जी? अब इंटरेस्ट सेविंग जी, ₹2 मिलियन हैं, ₹2 मिलियन, ये क्या है? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इनटू, ये यूं समझो लोन है, जो बैंक से लोन लिया उसके अमाउंट 2 मिलियन है, और उस पर इंटरेस्ट रेट 9% है। अब ये जो भी आंसर आया, कितना आंसर आया वैसे? 1,80,000। ये 1,80,000 टैक्स, ये 1,80,000 का इंटरेस्ट हमें बच जाएगा अगर ये डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए। हम यही अज्यूम कर रहे हैं कन्वर्ट हो जाना, ठीक है? तो अगर ये डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए तो हमें 1,80,000 का ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बचेगा, लेकिन नेट में तो सेविंग ये नहीं ना आएगी। इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ने पर वही वाली बात, टैक्स भी तो बढ़ेगा। तो फिर इसको हमने क्या करना होगा? नेट ऑफ टैक्स। तो अगर टैक्स
30% है तो इसको नेट ऑफ टैक्स करना है, तो आफ्टर टैक्स करना है तो 70 कर दोगे। ठीक है, कितना आ गया, यानी कि ₹126 नेट ऑफ टैक्स जो है ये हमें सेविंग आएगी। कितने बच्चों ने ये सही निकाल लिया था? 70% लगाना था ना, मैंने लिखा भी था नेट ऑफ टैक्स करना है। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे। अभी एक और सवाल करते हैं, देखते हैं भूलते हो कि नहीं भूलते। अच्छा, अब ये 180 में मिटा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं थी मुझे इसकी जी। ठीक है, तो ये बहरहाल 1 साल का इंटरेस्ट बचा, लेकिन 1 साल का इंटरेस्ट जो बचा है इसको नेट ऑफ टैक्स करना जरूरी होगा। ओके, ऐसे खुदा के लिए ऐसे ना करना, बस सुकून से क्या करना है आपने बस जो आपकी इंटरेस्ट सेविंग है उसे नेट ऑफ टैक्स। ये तो मैंने अज्यूम किया था 10 रुपए निकल आया, भारे का अलग से कैसे निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब लंबा काम है, नहीं करना है ऐसे, जैसे कह रहा हूं वैसे करना है। नेक्स्ट है जी, ये तो चला गया रुपीस, ये आया है चेंज न्यूमरेटर में 126। न्यूमरेटर का तो पता है ना, ठीक है। अच्छा, जो न्यूमरेटर है उसमें 1,26,000 का चेंज आ गया है। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, अब ये देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि 2 मिलियन रुपए या तो वापस ले जाना या हर 1,000 रुपए ऑफ डिवेंचर के बदले 10 शेयर ले जाना, हर 1,000 रुपए ऑफ डिवेंचर के बदले। तो टोटल कितने डिवेंचर के रुपए हैं? ये बिल्कुल स्लो मैंने चलाया आज, इसको बिल्कुल नई चीज थी, लेकिन कल अब ये सवाल एग्जाम लेवल के सवाल के अंदर होंगी चीजें, ठीक है ना। तो फिर कल ये ना हो कि आपको इसकी समझ ना आ रही हो, प्लीज, ये बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। आज का दिन लगाने का मकसद ही ये है कि कल फिर डायलूट के अंदर आप डायलूट डीपीएस की मल्टीपल कन्वर्टेबल ऑप्शंस के, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपको सवाल मैनेज करना आता है। अलग अलग में ना फंसे होंगे, फिर ये ऑप्शन क्या है, फिर ये जो है वो डिबेंचर क्या है, ठीक है ना जी। तो 2 मिलियन रुपए डिवाइडेड बाय ₹1000, हर 1,000 के बदले 10 शेयर्स, तो टोटल 20,000 शेयर्स हमने इशू करने हैं। अगर ये सारे आ जाएं तो डिनोमिनेटर में फिर क्या बढ़ गया, 20,000 शेयर्स, नीचे शेयर्स पड़े हैं ना। अब बताओ, डाइल्यूटेड है फिर 9.8 पर शेयर, ठीक है बच्चों। अच्छा, मिसाल के तौर पे कभी ऐसा हो जाए कि यहां पर डाइल्यूटेड ईपीएस आप निकालो और वो आ जाए 11.34, 11.2 से ज्यादा हो जाए, तो कभी भी उसको डाइल्यूटेड नहीं लिखना। ये तो कॉन्सेप्ट के खिलाफ, डाइल्यूट तो ना हुआ फिर। तो फिर अगर ऐसी सूरत बन जाए ना, तो आप कहोगे बेसिक और डाइल्यूटेड 11.2 ही है। मैक्सिमम बुरा क्या हो सकता है, 11.2, इससे नीचे कुछ नहीं है, ठीक है ना। बढ़ जाए तो एंटी डाइल्यूटिव हो जाता है वो इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल। ऐसा हो सकता है ना कि न्यूमरेटर में बहुत कम पैसे आए, न्यूमरेटर में बहुत कम आए, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा आ जाए, ठीक है। हो सकता है ना ऐसा कोई इतना असर पड़े कि वो उल्टा 11.2 से बढ़ के डाइल्यूटेड 11.3, 4, 5, 12 पे चली जाए। यानी 11.2 से नीचे है तो डाइल्यूटेड लिखोगे, नहीं है तो फिर इसी को ही डाइल्यूटेड कह दोगे। ओके, सही है, चलो। अच्छा जी, ये सवाल की पिक्चर ले लें आप सोल्यूशन की। कितने बच्चों ने बिल्कुल सही किया था? माशाल्लाह जी, बेटा बोले। कोई बात नहीं, एक और ट्राई कर लें। वैसे क्या समझ नहीं आई, मैंने आपको कई बार कहा है बेटा सवाल स्पेसिफिक किया करें। इस पूरी कैलकुलेशन में कोई एक लफ्ज होगा जो समझ नहीं आया होगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं ना, वरना तो फिर जब से बात शुरू हुई है तब से रोकना चाहिए था ना, कि जब से बात शुरू हुई उस स्टेप के ऊपर। जी समराइज करता हूं जी, क्वेश्चन दोबारा देखें जी, ये करें आप लोग। ये क्लास में बना है सवाल, इसके अंदर मैं दोबारा सारी बात बताऊंगा, वो समराइज होगी, शाबाश। लेकिन ध्यान से देखना, सवाल में कहीं रुपीज में डिवेंचर गिवन है या नंबर ऑफ डिवेंचर दे के फेस वैल्यू गिवन है, मुझे नहीं पता, 2 तरह से आ सकता है ये सवाल, मतलब लिखा हुआ डाटा। तो देख लो 8A क्लास पिछली में क्लास में, अब अगली दफा बुक में डालेंगे, फिलहाल तो क्लास में ही आया पिछली बार, मतलब पिछली क्लास में। जल्दी करें, शाबाश। पैट गिवन है, पीबीडी नहीं है, अन्य वाना देख, वही वाला काम करना है। इधर पैट दिया है मैंने, ऊपर पीबीडी था, डिफरेंस। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ ₹1000 ईच गिवन है। यहां पे रुपीज में नहीं, मैंने बॉन्ड डिवेंचर एक ही बात, नाम बदल दिया, ठीक है, कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो यहां पे 200 × 1000 करोगे तो रुपीज में बॉन्ड्स की अमाउंट आएगी। खैर चले, विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर एनम, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 100 ऑर्डिनरी शेयर्स। $200 × 100 करो, कितना आता है? जी 200 × 100 करें तो कितना बनता है? यानी कि कैलकुलेशन मुश्किल वाली उस तरह से नहीं गिवन, दोनों तरह से हो सकता है ना, ठीक है। उन्होंने उस सवाल में हमने क्या कहा था जी, इतने रुपीज हैं पर इतने रुपए इतने शेयर्स दे देंगे। यहां पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स भी अलग दे दिया और हर डिवेंचर का बता दिया कि कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा, तो इजीली कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जल्दी करें, बिल्कुल इस तरह से 3 स्टेप्स में करें। बेसिक ईपीएस निकालें, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालें, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए वर्किंग्स करें, जल्दी करें।
मैंने अभी ऑप्शंस भी समझाने हैं। ये तुम मुस्कुरा रहे हो, लास्ट टाइम ये सब समझा के इससे अगला सवाल भी इसी क्लास में करवा दिया था, तो बहुत स्लो कर दिया मैंने लास्ट टाइम, बच्चों ने कहा था नहीं, वो बाद में फिर 2 दिन लग गए थे दवाई देते देते, तो मैंने कहा अभी हाजमा ही ठीक रख ले बंदा, तो मैंने इस बार इसलिए 2 दिन पे इसको फैला दिया। सुकून से करें, नो इशू। अभी तक सिर्फ सुबह से हमने डिवेंचर ही सीखा है। कितने बच्चे कर चुके? बस ये आखिरी मिनट चल रहा है, बस जल्दी करें। मैंने नकल भी छुपाई हुई है ना। अब दोनों सवालों की इकट्ठी तस्वीर खींचना, दोनों जवाबों की इकट्ठी खींचना, लेकिन कोशिश तो खुद करो ना, कोशिश तो खुद करो। तस्वीरें तो आपके लिए लिख रहा हूं, तस्वीरें बना लेना। दोनों सवाल इकट्ठे ओपन करूंगा ना तो तस्वीर खींचना, करीब करीब लिखे हैं इसीलिए, फिर उनका फर्क भी देख लोगे ना। जी अब कितने बच्चे कर चुके? बाकी फिर माफी दे दें। अब कितने बच्चे कर चुके? अब कितने बच्चे कर चुके? चलें सारे बच्चे बताएं कितने कर चुके हैं आप दोबारा से। अब तकरीबन 50% हो गया। हाइब्रिड वाले क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे? हाँ नजर नहीं आ रहे, गर्ल्स हाइब्रिड में हाथ नजर नहीं आ रहे थे यार, इसकी तरह ब्राइटनेस बढ़ाएं उसकी। जी अच्छा जी, बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस भाई इस दफा पैट गिवन है तो 1 लाख लेना है। अगर पीवीटी होता तो पैट कर लेते जैसे पिछले सवाल में किया था। ओके स्टेप बाय स्टेप समझो, ये सारी रिवीजन हो रही है, ठीक है। फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने गिवन है? 50,000। तो बेसिक ईपीएस आ गई हमारी ₹2 पर शेयर। आज सारी अर्निंग्स बट जाएं तो हर शेयर को कितने मिलेंगे? ₹2। लेकिन सवाल में पता चला कि हमारे पास कुछ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी पड़े हैं। ये कन्वर्टेबल का मतलब वहां सवालों में लिखा होता है, मेरी एग्जांपल है ना, छोटी छोटी बात लिखी हुई मैंने, ठीक है ना, पिछली क्लास में। अब ऐसे ही बच्चों का थोड़ा वो सवाल आप नोट करो और फिर साथ साथ ये सवाल बना लिया, ठीक है ना। तो सादा बात, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब क्या होगा? कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा। 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। अब ये अमाउंट, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिवन है, ये रुपीज की फिगर नहीं गिवन, ठीक है। यहां पर क्या था? 2 मिलियन के डिवेंचर्स हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 200 डिवेंचर हैं। 2 मिलियन रुपए के डिवेंचर हैं, 200 डिवेंचर हैं, ठीक है। अगर यहां पर भी रुपीज गिवन होता तो 200 इंटू 1000 करो, 200 इंटू 1000 करो, 2 लाख रुपए। अगर रुपए में होता तो यूं लिखा होता ₹200,000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ₹2 मिलियन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। फिर ये बात एक जैसी हो जाती, ठीक है। फर्क जानना है, फर्क जानना है दोनों में, ठीक है ना। तो ये ₹2 मिलियन के बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर या बॉन्ड एक ही बात होती है, ठीक है। और ये 200 नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा 1000 इनकी पार वैल्यू है विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 100 ऑर्डिनरी शेयर। ये तो आसानी हो गई, ऊपर नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिवन है, हर एक बॉन्ड जो है वो 100 शेयर्स में बदलता है। जबकि यहां कैसे लिखा हुआ था? हर 1000 रुपए ऑफ डिबेंचर के बदले 10 शेयर देते हैं, और यहां पे हम क्या कह रहे हैं? हर डिबेंचर के बदले हम 100 शेयर दे रहे हैं। तो कन्वर्जन किसी भी तरह से दी हो सकती है भाई, ठीक है। ये तो आसान है, उल्टा ये मुझसे आसान सवाल बन गया। चलें तो भाई डायलूटेड ईपीएस निकालनी है तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा हुआ है? पहले तो आप बेसिक ईपीएस ही लिख लिया करते हो, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वही लिखा गया। अब आपको पता है कुछ न्यूमरेटर में ऐड होगा, कुछ डिनोमिनेटर में ऐड होगा। न्यूमरेटर में शेयर्स बढ़ेंगे, डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट सेविंग ऑफ टैक्स, ठीक है। अब चलो पहले न्यूमरेटर निकाल लेते हैं जी। वर्किंग वन जी 3% पर एनम इंटरेस्ट है। अब ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे नहीं लगना, अमाउंट पे लगना है। इसका मतलब मुझे वो ऊपर के देखो ना, ऊपर ₹2 मिलियन गिवन था, 9% लगा दिया। यहां पे 200 बॉन्ड्स इनटू 1000 रुपीज करके रुपीज निकलेंगे, फिर उन पे 3% लगेगा, ठीक है। तो दोनों सवालों में फर्क मैंने ये डाला था, क्योंकि यही चीज मसला करती है सवालों में। बाकी तो कहां, ये अंग्रेजी की मार है, अकाउंटिंग कुछ नहीं है इसमें, अंग्रेजी की मार पड़ जाती है। तो इसलिए दोनों को डिफरेंट करके दिखाया आपको जी। तो 200 बॉन्ड्स हैं इंटू ₹1000 ईच करें तो कितना आता है? अब इधर मैंने लिखा ₹200,000। अब ये ₹200,000 ये 2 मिलियन के बराबर होगी ये बात, ठीक है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम 3%, ठीक है। तो ये जो मैंने उधर ब्रैकेट लगाई थी ना, वो ब्रैकेट अब लगाइए। वो 2 मिलियन का 9% टोटल इंटरेस्ट सेविंग, उसको नेट ऑफ टैक्स किया। ये भी 2 लाख का 3%, ये टोटल इंटरेस्ट सेविंग। अब इसको करेंगे 70%, जी बोलें 4200। 4200 क्या है जी? ये हमें नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग मिल गई 4200, ठीक हो गया जी। अब डिनोमिनेटर में
कन्वर्ट होने के बाद डिबेंचर्स कितने ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे? तो उन्होंने कहा था जी 200 ऑर्डिनरी 200 बॉन्ड्स हैं, हर बॉन्ड कन्वर्टेबल है 100 शेयर्स में, यानी जो बंदा एक बॉन्ड लेकर आएगा उसको 100 शेयर मिलेंगे, तो इंटू 100 कर दिया, ठीक है ना? ओके, टोटल 20,000 शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे अगर ये सारे आ गए तो, क्योंकि हमने क्या कहा हर बॉन्ड के बदले 100 देना, तो 200 बॉन्ड के बदले इंटू 100 करोगे तो 20,000, ठीक है जी। तो ये 20,000 डिनोमिनेटर में आ गया, और जी फरमाएं 1.5 कर लो, 1.5 पर शेयर, और अगर ये 2 से ऊपर चला जाता तो फिर हम 2 को ही डायलूटेड भी कह देते, ठीक है। अब ये दोनों सवालों की इकट्ठी तस्वीर बनाओ, खट्टी नहीं, खट्टी तस्वीर बनाओ, इकट्ठी तस्वीर बनाओ, मतलब 2 सवाल आपके पास वो तो है ही, लेकिन ये भी उसके साथ ही आ जाए। हाइब्रिड में देखें यार, मुझे ना नजर नहीं आ रही आज एक क्लास हाइब्रिड में तस्वीर तो नहीं बना रहा कोई, और जल्दी कर लो भाई, हाइब्रिड बॉयज में दूसरी रो वाले भाई तस्वीर खींच भी लो, क्या कर रहे हो गई। ओके जी, अब सॉल्यूशंस की भी तस्वीर बना लें इकट्ठी। 8 सवाल ओरिजिनल सवाल है और 8A जो अभी हमने चेंज किया है। अब ठीक है, अब एंड वालों सही है? हाँ जी, समझ आया? रिव्यू अच्छा जी, अब ये तो थे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, मैंने 2 नाम तो इस्तेमाल भी कर लिए, एक में डिबेंचर दूसरे में बॉन्ड, TFC, ठीक है, लोन नोट्स, ये चारों का बिल्कुल 100% सेम ट्रीटमेंट है, सिर्फ नाम बदलेगा। बेसिक में कुछ नहीं करते इसका, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का, लेकिन डायलूटेड आए तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कन्वर्जन के बाद वाले शेयर्स लिख देते हैं, न्यूमरेटर में इंटरेस्ट सेविंग नेट ऑफ टैक्स ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में, ठीक है, सही है। अब प्रेफरेंस शेयर्स जो है सिर्फ इनसे अलग इस तरह से हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो बाय डिफॉल्ट नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, कभी टैक्स वाले वो अलाउएबल डिडक्शन कह देते हैं, कभी अलाउएबल डिडक्शन नहीं कहते। तो ये है तो खैर जरा ऊंचे लेवल की बात, आप फाइनल में जाकर देख लेंगे इसको, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको एक उसूल लिखवाऊंगा कल, क्योंकि कल मैंने जो सवाल करना है वो ये वाला सवाल है। इसमें आप देखें तो आपको ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी कन्वर्टेबल नजर आ रहे हैं, बॉन्ड भी नजर आ रहे हैं, एक सवाल में सारा कुछ इकट्ठा होना है, तो वहां पे रैंकिंग भी सीखेंगे, पूरा एग्जाम लेवल का जैसे सवाल बन सकता है वो भी करेंगे, ठीक है। तो हर दफा ये करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कह रहा हूं कि अभी मैं सिर्फ जबानी बता रहा हूं कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स हो और उनका डिविडेंड हो, तो सवाल जब तक कहे ना कि प्रेफरेंस शेयर्स आर अलाउएबल टैक्स डिडक्शन, तब तक आपने उसको नेट ऑफ टैक्स नहीं किया करना। तो कल वाले सवाल में हम इंशाल्लाह जब प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे उसके डिविडेंड को नेट ऑफ टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल में नहीं लिखा हुआ, तो वहां पे मैं आपको स्टार लगा के ये उसूल भी लिखवा दूंगा। सिर्फ यही फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं, इसलिए मैंने इसको ना अलग डिब्बे में रखा था, अलग ट्री के ऊपर ना अलग रखा था। सब कुछ सेम, कन्वर्ट होकर नंबर ऑफ शेयर्स ही बढ़ेंगे, फिर उसका डिविडेंड जो था इंटरेस्ट जैसा, वो डिविडेंड भी सेविंग होगी, लेकिन उस सेविंग को नेट ऑफ टैक्स करना है या नहीं करना है ये सवाल बताया करेगा। बस इतना सा फर्क है, इसलिए मैंने इसको अलग नाम दिया। अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ ये है, ये इंटू 70% होता है हमेशा लोन नोट डिबेंचर बॉन्ड, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको पता है एक अलाउएबल डिडक्शन ही है, ठीक है। तो ये हमेशा नेट ऑफ टैक्स होते हैं, लेकिन ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है रिडीमेबल वाला, वो डिविडेंड तो सेविंग में ऐड करना है ऊपर सेविंग कहकर, लेकिन उसको नेट ऑफ टैक्स करना है या नहीं करना ये सवाल बताया करेगा। ओके, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई, हमने पढ़ ली। पहली चीज कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में पहली कन्वर्टेबल डिबेंचर, दूसरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तीसरी चीज है जी ऑप्शन, शेयर ऑप्शन, ठीक है। अ कंपनी हैज गिवन 4000 शेयर ऑप्शंस एट अ प्राइस ऑफ 20 पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 25 पर शेयर। 25 वाला शेयर 20 में खरीदने का ऑप्शन दोगे तो अगला लेगा ना, फिर ऑप्शन की भी कोई कीमत होती है, वो पैसे लेकर ना कंपनी बाय बैक करती है कुछ शेयर, छोड़ो उस बात को, फिलहाल ये जरा बेसिक बात समझ लो। ऑप्शंस, अब कंपनी ने 20 रुपए वाला 25 रुपए वाला शेयर 20 में खरीदने की ऑफर जो कर दी उनको कि खरीद लेना, तो इसमें बोनस का एलिमेंट ऐड हुआ कि ना हुआ? बात सुनो इधर, मिसाल के तौर पर हमने एक शेयर खरीदने का ऑप्शन दिया इनको कि तुम एक शेयर खरीद लेना। अब वो एक शेयर 25 रुपए का बाजार में है, 20 रुपए का हमने उसको ऑप्शन दिया है, तो 20 तो वो लाएगा ना, बोलो। तो जब ऑर्डिनरी शेयर डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा, बोलो, तो उसके हिसाब से 20 रुपए बिजनेस में भी तो बढ़ेंगे, तो उससे तो अर्निंग्स में बूस्ट एक्सपेक्टेड है कि नहीं है? तो अगेन ऑप्शन में भी हमें तकलीफ किसकी है? उन 5 रुपयों की जो बोनस एलिमेंट है।
ऑप्शन में भी हमें तकलीफ किससे है? वो 5 शेयर से कि जो अर्निंग्स को बूस्ट नहीं दे रहे। ठीक है, अब ये 5 शेयर्स कैसे निकलेंगे? अगेन, वन इज द लॉन्ग कट एंड अदर इज द शॉर्ट कट। द बिग बॉस इज द बिग बॉस। ठीक है, इसमें लॉन्ग कट होगा जिससे मैं आपको निकालना सिखाऊंगा नंबर ऑफ शेयर्स जो बोनस हैं इस ऑप्शन में, और फिर एक हमारा फेवरेट शॉर्टकट होगा। हम पर्चे में जो शॉर्टकट यूज करेंगे, लॉन्ग कट कौन करता है यूज, लेकिन लॉजिक तो देनी ही होती है ना। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि आपने ये ऑप्शंस कितने में बेचे? कितने शेयर ऑप्शंस हैं? 4000 शेयर ऑप्शंस हैं, और हर शेयर आपने कहा है जी कि भाई साहब आप कितने का खरीद लेना? 20 रुपए का, तो टोटल 80,000। आपने 80,000 रुपए रिसीव कर लिए हैं बच्चों, ऐसे ही है। अब अगर आप ये 80,000 रुपए रिसीव करने के लिए शेयर्स 20 की बजाय मार्केट प्राइस 25 पे बेचते, ये थोड़ी देर के लिए जरा सोच के बताएं कि आप अगर 25 रुपए का शेयर ही बेचते तो यही 20,000 लाने के लिए आपको कितने शेयर इश्यू करने पड़ते? 3200 शेयर। इसका मतलब आपने 800 शेयर मुफ्त में बांटे हैं। जरा ध्यान से देखो, फिर मैंने क्या किया, दोबारा से देखो। आपने 4000 ऑप्शंस दिए 20 रुपए के, तो टोटल ये एक्सरसाइज हो जाए तो कितने रुपए आएंगे? 80। अब यही 80,000 अगर आप मार्केट प्राइस पर शेयर इशू करते तो कितने शेयर इशू करके आ जाना था? 3200। इसका मतलब फिर ये नहीं है कि आपने 800 शेयर मुफ्त बांटे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने मुफ्त में 800, कैसे निकला 800? 4000 माइनस 3200, मुफ्त में 800 शेयर्स बांटे हैं। ठीक है, अब इसी 800 शेयर्स के तो हमें तकलीफ है, क्योंकि जो बाकी हैं, ये इक्विवेलेंट फिगर निकाली ना हमने। ठीक है, जो बाकी हैं उनके तो पैसे भी आगे समझो, यूं समझ लो ना। असल में पता है बात क्या है? बात यूं है, मैं बात बेसिकली यूं कर रहा हूं कि 3200 शेयर्स हमने जो है वो 25 रुपए के इशू किए हैं, प्लस 800 शेयर्स हमने 0 रुपए के किए हैं। इसका आंसर क्या आता है? देख लो, करो। 3200 शेयर्स मार्केट प्राइस पे इशू किए हैं और 800 शेयर्स 0। कितना? यही तो कह रहा हूं मैं। 80,000 जो आया है, बेसिकली हम ये कह रहे हैं इसमें से हमने 3200 शेयर्स के पैसे लिए, मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो 3200 शेयर्स के पैसे लिए और 800 शेयर्स मुफ्त में बांटे हैं। वो अलग बात है कि उनको कहा 4000 ऑप्शन लो 20, असल बीच में से हमने निकालना क्या था? 800। ठीक है, अब ये 800 रुपए ऑर्डिनरी शेयर्स में, बेसिक ईपीएस में नहीं आते, जब डायल्यूटेड में आएंगे तो ये अगर ऑप्शंस ईयर एंड पे पड़े हैं तो हम इनको कंसीडर करेंगे तो यही कहेंगे ना कि 800 शेयर्स अगर ये आज सारे आकर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें तो नंबर ऑफ शेयर्स डिनोमिनेटर में कितने बढ़ जाएंगे? 800। ये मुफ्त शेयर्स बढ़ गए। ठीक है ना, मुफ्त वाले शेयर। यहां पर भी तो यही मसला चल रहा था। हम क्या कह रहे थे? अगर ये रिडीम करा लें, और रिडीम कराने की बजाय करा लें, तो कन्वर्ट कराने से क्या होगा? डिबेंचर पेएबल डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कोई कैश नहीं आना इस कन्वर्जन से। मसला तो तभी हुआ था ना, देखो कैश तो वही है जो पहले से आके बिजनेस में चल रहा है, तो अगर कन्वर्जन कराएं तो कोई कैश नहीं आना। बिल्कुल ऐसे ही इन 800 शेयर्स का कोई कैश नहीं आना। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में बढ़ गए। अब न्यूमरेटर में बताओ कितनी टैक्स सेविंग, कितनी इंटरेस्ट सेविंग मिल गई हमें? सर परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं गिवन है ना। ऑप्शन कौन सा इंटरेस्ट होता है? अल्लाह के बंदो, इतनी देर सोचना बनती थी। ऑप्शन पे कौन इंटरेस्ट देता है? और बोलो। तो इसका मतलब जो ऑप्शंस आएंगे तो उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ा करेगा, न्यूमरेटर में कोई इंटरेस्ट सेविंग नेट ऑफ टैक्स करके प्रॉफिट में ऐड नहीं करनी, क्योंकि ऑप्शंस पे हम कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे होते कि ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सारा काम तो आपको पता है आपको करने का दिल ही नहीं करता, आप तो शॉर्टकट लेते हैं। अब वो शॉर्टकट रास्ता क्या है? आप कहोगे टोटल कितने ऑप्शंस हैं बताओ? 4000 ऑप्शंस हैं। इनको डिवाइड किया करेंगे हम मार्केट प्राइस से, और जितना पैसा छोड़ा बोनस एलिमेंट वो कितना है? 5। जरा बताओ आंसर कैलकुलेटर पे। सुभान अल्लाह। तो इतना सा काम है, बस 800 शेयर निकाला करेंगे ऑप्शंस के। ये बस ऑप्शंस के ऊपर ऐसे 800 शेयर निकालेंगे, 800 शेयर निकाल के डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जो ऑप्शन खत्म होने पर इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, ऑप्शन खत्म होगा तो बस शेयर्स बढ़ेंगे। ओके, जरा जल्दी से यहां अप्लाई करो, इसको शॉर्टकट अप्लाई करो, छोड़ो लॉन्ग कट मैं अप्लाई करता हूं, आप शॉर्टकट अप्लाई करो जल्दी से। आप शॉर्टकट से आंसर निकालो, मैं लॉन्ग कट से निकाल रहा हूं। 8000 ऑप्शन है जी, हर ऑप्शन हमने एक्सरसाइज प्राइस 20 रुपए का दिया हुआ है मुझे। 7,27,000।
मुझे तो बताओ यार, मुझे भी बताओ ना यार। मैं पुरानी आदत क्यों, मैं समझा मेरे बच्चे मुझे सवाल का जवाब बता रहे, गंदे बच्चे, अपनी पड़ गई इनको जी। 1,60,000 दुनिया मतलब दी। अब यही 1,60,000 रुपए अगर हम मार्केट प्राइस पर शेयर इशू करते ना, तो 22 रुपए के हिसाब से कितने शेयर बनते? 7270 शेयर्स। अच्छा, 7272 शेयर इशू करते तो यही शेयर्स हमें मिल जाते, यही रुपए हमें मिल जाते। इसका मतलब हमने 8,000 माइनस करो 7272, हमने कितने मुफ्त में बांटे? 728 शेयर्स मुफ्त में बांटे। ठीक है, मुफ्त में बांटे। यही हमने क्या करना होगा जी, यही हमने बेसिक ये डायल्यूटेड डीपीएस में हमने डिनोमिनेटर में इसको ऐड कर देना होगा और ऊपर न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं आना। लेकिन इतना काम कौन करे? आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। आप तो कहेंगे जी 8,000 टोटल शेयर ऑप्शंस हैं, डिवाइड करेंगे इसको मार्केट प्राइस से और एलिमेंट ऑफ बोनस डालेंगे, कितना था 2, तो बताएं जी। तो ये बस 728 निकालने का तरीका होगा। ये ऑप्शंस के अंदर आप इस तरह से निकालेंगे, डिनोमिनेटर में शेयर्स को ऐड कर देंगे, न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब चूंकि टाइम खत्म हो गया इसलिए एक अच्छा सवाल पूरा इसका मैं नहीं करवा रहा, लेकिन होमवर्क में है, काम सिखा दिया। ठीक है, अब कल जब आप आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा एक सवाल डिबेंचर के तो खैर 2 हो गए हैं, एक सवाल कोई प्रेफरेंस शेयर्स का कहीं से पकड़ लाऊंगा या फिर पिछली क्लास में को बना लूंगा और एक ऑप्शन का सवाल करवाऊंगा। अब डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स और ऑप्शंस इकट्ठे अलग अलग देख के फिर उनको एक सवाल में इकट्ठा कर देंगे, तो कल इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी, तो होमवर्क जो है हमारा वो ये है, इसको ध्यान में रखिएगा और तस्वीरों में भी रखिएगा। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।